रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने एक दावा किया है और ये ईरानी मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इस दावे के मुताबिक एक वीडियो भी जारी की गई है और इस वीडियो में जो दिखाया गया और जो दावे में बताया गया वो ये है कि एक मिसाइल ईरान ने दागा है और वो जाकर बराह रास्त मुसाद और फौजी इंटेलिजेंस के मराकज़ को लगा है इसराइल पे, और इससे इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ये अभी दावा है, इसकी तफसीलात हमारे सामने आएंगी तो मैं चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये वीडियो मेरे सामने मौजूद है। इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ तो ये नाजरीन अब तक का एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जंग के दिनों में आपको पता है कि दोनों तरफ से बाद का झूठी खबरें या ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर और उसमें अमेरिकी तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इसकी कंफर्मेशन आएगी और बाद में उसकी कंफर्मेशन आई, बाकायदा तस्वीर आई कि अमेरिकी तैयारे बुरी तरह तबाह हुए हैं और वहाँ जो अमेरिका का नुकसान हुआ वो बेमिसाल है। यानी $1 अरब से महंगा उनका एक ऐसा तैयारा तबाह हो गया जिसपे उनकी एयरफोर्स इन्हिसार करती है, और उसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे तैयारे तबाह हो गए या जुज़वी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा, फौजियों को नुकसान पहुंचा। ये रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे इस्तेमाल होते थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, इस खबर को अगर आप उस तरह समझेंगे जैसे मैंने समझा तो आपको बाद वक़्त हंसी भी आएगी। अरब ममालिक ने ज़ेलेंस्की को बुलवाया। अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, लगभग 4 साल हो गए। 2022 के फरवरी में ये लड़ाई शुरू हुई थी, गालिबन 3 फरवरी को 2022 में ये लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई तब से लेकर चल रही है आज तक, तो 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसमें रशिया ने बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिल रही है। रशिया अकेला लड़ रहा है यूक्रेन से, यूरोप यूक्रेन को हथियार देता है, पैसा देता है, मदद देता है, अमेरिका भी यही करता है और नेटो पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन की, जबकि रशिया जो है वो अकेला यूक्रेन के साथ लड़ता चला आ रहा है। अब यूक्रेन ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे कुछ सस्ते और छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं जिनके साथ वो निशाना बना सकता है शाहिद ड्रोन से, जो अमेरिकन फौज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अमेरिकी फौज ने भी ये कहा, उनके जर्नैलों ने ये कहा, उनके जितने दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने भी ये बात की, और अरब ममालिक भी इसी बारे में सोच रहे थे कि ईरान का इंतहाई सस्ता शाहिद ड्रोन ये काबू क्यों नहीं आ रहा। यानी इतने महंगे इंटरसेप्टर मारे जाते हैं, इसके बावजूद ये ड्रोन एक तो है बहुत सस्ता, दूसरा महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये काबू नहीं आता। तो इसमें ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हम इन्हें काबू कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं इसके मुकाबले में जो इसको जाके टकरा के हवा में तबाह कर देंगे, और वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं। तो अब ये जब यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहुंचा अरब ममालिक में तो इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसने सबसे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया, फिर ये यूएई चला गया, फिर ये कतर चला गया। इन तमाम ममालिक के साथ ये दिफाई मुआहदे करता चला जा रहा है। इसकी अपनी जंग लगी हुई है और वहां पे ये पूरी दुनिया से मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ये अरब ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है। गालिबन ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि ये मौका है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मौका है कि कुछ रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है इनकी जंग के दौरान और इन्होंने पूरी दुनिया से माल भी लिया, पैसा भी लिया, हथियार भी लिए। और अब हुआ ये कि यूक्रेन वहां पर जो इमदाद लेकर गया इब्तदाई तौर पर, जो एक खबर आई है मुख्तलिफ मीडिया के अंदर ये खबर छपी है, और खबर ये बता रही है कि ईरान ने एक मिलिट्री वेयर हाउस है यूएई में, उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। इस मिलिट्री वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन्स और दिफाई निजाम पड़ा हुआ था जिसे लाकर अरब ममालिक को बचाना था, और यहां पे 21 यूक्रेनी फौजी भी मौजूद थे। और ये बाकायदा आलमी मीडिया ने कहा कि ये जो फौजी मौजूद थे इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हो गए या बच गए, लेकिन ये वहां पे मौजूद थे। और जो ड्रोन्स और फिजाई दिफाई निज़ाम यूक्रेन ने दावा किया था कि वो अरब ममालिक को बचाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो देखें, अब खातमैन हरमैन शरीफैन के साथ जब पाकिस्तान मुआहिदा करता है तो कहा जाता है कि हम जा रहे हैं मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए, हमारे लिए बड़ा मुकद्दस हो जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भी वो दिफाई मुआहिदा करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो उतना ही मुकद्दस है? वो एक दिफाई मुआहिदा करते हैं ज़ेलेंस्की के साथ, तो क्या ज़ेलेंस्की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सआदत दे दी है कि वो अब हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है।
हर मुसलमान जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक हरमैन शरीफैन की हिफाजत करता है, चाहे वो ईरानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो फ़लस्तीनी है, चाहे वो इंडियन है, कहीं पे भी है, जहाँ पे भी मुसलमान है उसका लगाव है, मजहबी लगाव है उसका, और उसके जज्बात हैं उस तरफ। ये ममालिक और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, ये उनके मामलात हैं और उनके दिफाई मामलात हैं, और ये प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं ममालिक के बीच में। तो इसको मजहब का टच दे के पाकिस्तानियों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया। कभी कश्मीरियों का, हमारे मुसलमान बहन भाई ज्यादती हो रही है, हम कश्मीर आज़ाद करवाने जा रहे हैं, 70 साल हो गए सुन सुन के कश्मीर उधर ही है, और इतना बजट हमने दे दिया, इतना हमने खून पसीना अपना पेट काट काट के इतने हथियार बना लिए, कश्मीर का 1 इंच फतह नहीं हुआ। यानी अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचे ना कि आपने पिछले 1 महीने में कितना काम किया और कितना काम है जो आप कर सकते थे, या आपके काम करने से पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ। यहाँ पे लोग घंटे पूरे करने के लिए जाते हैं। सरकारी नौकरी ऐसे है, वो बलूचिस्तान में एक आदमी ने 2 नौकरियां ली हुई हैं, 3 नौकरियां भी ली हुई हैं, कि वो 2 3 तनख्वाहें, घूस तनख्वाहें वसूल करता है। ताल्लुकात लगा के लोग नौकरी ले लेते हैं। पंजाब में ये है, सिंध में ये है, खैबर पख्तूनख्वा में ये है, हर जगह पे लोग घोस्ट मुलाजिम बने हुए हैं, काम करते नहीं है, तनख्वाहें ले लेते हैं। तो हम नौकरी इसलिए नहीं लेते कि हमने काम करना है, मुल्क की खिदमत करनी है। हम नौकरी इसलिए लेते हैं कि हमने महीने के बाद तनख्वाह लेनी है और हम सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, हम कौम के लिए काम नहीं करना चाहते, बदकिस्मती से। अब नाज़रीन, एक और चीज मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज के दिन में अलीमा खानम निकलेंगी मर्दान वाले इलाके में, वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए वो एक दोबारा से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोगों को होश आए, लोग तगड़े हों, और एक मरतबा फिर वो लोग अडियाला के लिए निकले या इस्लामाबाद के लिए निकले, लोग एहतजाज करें दोबारा से। तो अलीमा खानम दोबारा आज कोशिश करेंगी। अभी तक उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, अब देखते हैं कि आज उन्हें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं मर्दान के और आसपास के लोग। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर सारों की निगाहें लग गई हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली की, पाकिस्तान की मीडिया की, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत की भी, या एस्टेब्लिशमेंट की भी नजरें सुहेल अफरीदी पे हैं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि संजीदा एफर्ट हो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए, या कोई नई तहरीक जिसका उन्हें सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इंसानों को कत्ल करके इसको कुचला गया। अब दोबारा से अगर लोग निकलेंगे फिर कत्लेआम करना पड़ेगा, और अगर ना कर पाए कत्लेआम तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो सुहेल अफरीदी का एक बड़ा टेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौके की तरह है। ये जो 5 अगस्त है, अगर उसके ऊपर कोई वो बहुत वाज़े हिकमत अमली दे देते हैं और लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते, और वो ये कहते हैं जनाब बस ये फाइनल राउंड है, अब हमने ऐसे ऐसे करके करना है और इस दिन हम निकल जाएंगे, अगर वो वजाहत के साथ आ जाते हैं तो फिर सूरत हाल कुछ और होगी। उनके पास भी अब मौका कम रह गया ना। तो इसीलिए जो 2 चीजें हैं, एक जो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की बनाई थी सुहेल अफरीदी ने, उस पे, और एक जो 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, उन पे आईनी अदालत में तलब कर लिया गया है, और ये केस वहां पे सुहेल अफरीदी वाले लगा दिए गए हैं, ताकि सुहेल अफरीदी पे दबाव डाला जा सके कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर हमारे पास यही रास्ता है। देखिए इसमें होगा क्या, जब सुहेल अफरीदी नहीं पेश होगा, उसके बाद एहतजाज करने आएगा तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी पाकिस्तान में, सारा कुछ ही इन्होंने करके देख लिया। बहुत मुमकिन है कि एक वज़ीर आला को एक दूसरे सूबे से या इस्लामाबाद की हुदूद से गिरफ्तारी कर लिया जाए। आपने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब कई घंटे गायब रहते थे। आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं है, लेकिन जब कभी वो मुस्तकबिल में किताब लिखेंगे या कोई चीज वो लिखेंगे या उनकी फैमिली लिखेगी या उनके करीबी लोग लिखेंगे, अगर उन्होंने उसमें सच लिखा तो वो ये बताएंगे कि उनको कौन से अफसर उठा के या बुला के कहाँ ले गए थे और वहां क्या डिस्कशंस होती रही हैं। ये सारे पोल एक वक्त आता है तारीख में खुल जाते हैं, बाज़-औक़ात जिनके साथ हो रहा होता है वो खोल देते हैं, बाज़-औक़ात जो कर रहे होते हैं वो खुद ही पोल खोल देते हैं, और ये चीजें सामने आ ही जाती हैं 8-10 साल 5 साल 7 साल, अब ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। तो सुहेल अफरीदी के पास ये एक मौका है। कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जेल में इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है। देखिए मेरे पास जो इमरान खान साहब के हवाले से आखिरी खबर आई थी, वो मैंने अब लगभग 1 महीना होने वाला है, मैंने तब वो खबर दी थी, लेकिन वो खबर जिसने मुझ तक पहुंचाई थी उसको भी ये खबर जो मिली है वो सोर्स तकरीबन 1-1.5 महीने पुरानी बात है। यानी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, उनकी आंख के मसाइल चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से एक पैगाम भेजा था, ये मैंने आपको बताया था। वो पैगाम जो है वो किसी तरह उनकी बहनों तक, उनकी फैमिली तक पहुंच भी गया था। उस वक्त वो 1 लाइनर ही था और वो किसी और जरिए से आया था। अब मेरा इस वक्त सवाल ये है कि अभी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के कुछ सहाफी दावे कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की सेहत अब कमजोर हो गई है। ये उनका दावा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी सेहत कमजोर हो गई, बल्कि एक सहाफी ने तो यहां तक कहा कि जनाब उनके कोई हाथ कांपते हैं।
इमरान खान साहब के। अब ये 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ? देखिए, मैं अभी आपको यकीन से नहीं कह सकता कि ये खबरें सच है। बाद औक़ात सहाफ़ियों को यकीन दिला दिया जाता है कि जो खबर आपको दी जा रही है वो सच है, और वो सच नहीं होती, क्योंकि कई खबरें ऐसी हैं जिनको आप सेकंड ओपिनियन आप ले ही नहीं सकते उसमें। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आकर आपको ये कहता है कि मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, मैं हलफ लेकर आपको कहता हूं इमरान खान साहब को फलाना बंदा मिला है और इमरान खान साहब की ये हालत थी। अब आप तस्दीक कैसे करेंगे? आप जेलर से पूछेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएगा। इमरान खान साहब की फैमिली से पूछेंगे, वो कहेंगे जी हमें तो मिले ही नहीं कभी। उनके साथियों से पूछेंगे, वो हमें नहीं पता। आप जेल में घुसने की कोशिश करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुलाकात की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं। आप कुछ भी कर लेंगे, आप इसको रिकन्फर्म नहीं कर पाएंगे। तो बाद औक़ात सहाफ़ियों को ऐसे सोर्सेज खबर देते हैं जिनको आप तस्दीक करना मुमकिन नहीं होता, फिर वो सोर्सेज से करके वो खबर बाद औक़ात दे देते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब की सेहत कितनी खराब है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सेहत पहले की निस्बत खराब है। तो अब एक इंतहाई सेहतमंद आदमी, अचानक उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, बाद में उनकी इस किस्म की शिकायत जो है वो अभी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ कि उनकी फैमिली की और डॉक्टरों की मुलाकातें भी बंद करवा दी गई, उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और उसके बाद पता चलता है या सहाफ़ी ये क्लेम करते हैं अपने सोर्सेज से कि जनाब अब उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये बड़े सवालात हैं, इस पे आलमी सतह पे आवाज़ उठनी चाहिए। उनके बेटे ने भी हाल ही में आवाज़ उठाई, बहुत सारे और लोग कोशिश कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पे इस पे आवाज़ उठती रहती है। मजीद आवाज़ उठनी चाहिए। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवानी चाहिए, उनके डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी उनका इलाज करवाना चाहिए। जेल से कब बाहर आना है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को अब कोई जल्दी है जेल से बाहर आने की। जल्दी होती वो आ जाते। जेल का छोटा वाला फाटक तो खुला हुआ है, इमरान खान ने सर झुकाना है, नीचे से बाहर आ जाना है। लेकिन वो कहता है मेरे लिए बड़ा वाला फाटक खोलो, बड़ा दरवाजा। मैं जैसे इज्जत के साथ जेल के अंदर गया था वैसे ही बाहर आऊंगा, पंगा वहीं फंसा हुआ है। तो इमरान खान साहब डील वील करके जल्दी बाहर आने के चक्कर में तो है नहीं, जो बाहर दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी वो एक पार्टी बनाता है, काकरोच जनता पार्टी, तर्ज में इसका ये नाम रखा गया। चीफ जस्टिस ने बाद में सफाई पेश की, जनाब मैंने इसलिए नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उन नौजवानों का या उन पे तनकीद कर रहा था जो जाली डिग्रियां लेकर आते हैं, मैं असली डिग्री वाले नौजवानों की तो बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस से जो गलती होनी थी वो हो गई, जो बात निकलनी थी। वो कहते हैं ना कि जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। तो जो भारतीय चीफ जस्टिस ने करना था वो कर दिया, नौजवानों ने जो करना था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उन्होंने बना दी काकरोच जनता पार्टी। दीपिके जो है, अभिजीत दीपिके, वो भारत वापस आ गया। इस वक्त ये तहरीक इतनी बड़ी ऐसे हो गई कि मिलियंस में लोग इसको फॉलो करना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी के जितने लोग पढ़े लिखे लोग मुखालफत करते थे वो सारे के सारे अपने आप को काकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़ने लगे। मजाक मजाक में ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि दिनों में इसके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर चले गए, बहुत बड़ी और तगड़ी पार्टी बन गई। फिर हुआ ये कि इनको एक मुद्दा मिल गया खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। भारत में हर साल एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट यूजी। ये एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है भारत में जो मेडिकल के अंदर तलबा को दाखिले मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, एफएससी पास करते हैं बच्चे प्री मेडिकल में, तो उनका एक टेस्ट होता है एमडी कैट का कि आप ये पेपर देंगे तो पता चलेगा आपका कौन से वाले मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिलना है, आपकी काबिलियत कितनी है। इसी तरह का एक टेस्ट भारत में होता है जिसको कहते हैं नीट यूजी। ये टेस्ट 3 मई 2026 को हुआ था, और इस टेस्ट के जो पेपर है, जो इसके अंदर पेपर आया था, वो लगभग 40 से 45 घंटे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ गया था, सोशल मीडिया पे वायरल था। ये पेपर लीक हो गया था पहले से। अब ये पेपर लीक हो जाना, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं पेपर लीक, धांधली भी होती रहती है, बेईमानी भी होती रहती है। वहां भारत में एक एग्जाम चोरी हो गया, जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर कुछ नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। लगभग 10 से ज्यादा बताए जाते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं। भारत में कुछ नौजवानों ने खुदकुशियां भी कर ली और ये रुला पड़ गया पूरे मुल्क में। फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की सीबीआई ने, और तहकीकात के बाद उन्होंने कहा कि एक इंतजामी गलती थी, सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए क्या इकदाम करने हैं, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए या उनको पकड़ा जाए। तो इस इंतजामी गलती में और इसके अंदर जिस किस्म की 2 नंबरी हुई, वो लोग पकड़ में आ गए, सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ लिया। ये 3 मई 2026 को हुआ था। लेकिन नौजवानों ने काकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और दीगर कुछ और नौजवान हैं जिनमें एक बहुत बड़ा नाम सोनम का है, जो इतने लंबे अरसे से वहां पे भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं दिल्ली में, इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं जी हमें वजीर तालीम का इस्तीफा चाहिए। नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब वजीर तालीम की जिम्मेदारी टेक्निकली तहकीकात के अंदर साबित नहीं हुई। वजीर तालीम जो है वो पेपर लीक के पीछे शामिल भी नहीं था, वजीर तालीम ने खुद से सारा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम जो एक मरतबा वजीर तालीम मुस्ताफी होगा या वजीर तालीम से हम उसकी वजारत छीन लेंगे,
एक दफा वो अपने मंत्री साहब हट जाएंगे अपने ओहदे से तो आने वाला मंत्री आइंदा ऐसी गलती होने नहीं देगा। इस बात को मिसाल बनाने के लिए भारत की जेनजी खड़ी होगी और उन्होंने कहा जनाब हम इसको निकालेंगे यहां से वजीर को, और जब ये निकलेगा तो आइंदा कोई वजीर ऐसी गलती नहीं करेगा कि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाए। आइंदा हम मेरिट की खिलाफ वर्जी भारत के अंदर होने नहीं देंगे। अब ये नौजवान खड़े हो गए, तहकीकात जो है वो भी साबित हो गई। 21 जून 2026 को ये वाला इम्तिहान जिसको आप नीट यूजी कहते हैं, ये इम्तिहान दोबारा हो गया और इस इम्तिहान के बाद नौजवान आ भी गए, उनको दाखिले भी मिल गए, साफ और शफाफ इम्तिहान भी हो गया। लेकिन भारत में ये मामला दबा नहीं। नौजवान खड़े रहे ये कहकर के वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वजीर तालीम इस्तीफा नहीं दे रहा था, नौजवान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे और गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने फिर वो मनाजिर देखे कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, हजारों लाखों इकट्ठे होकर वो दिल्ली पहुंच गए, अलग अलग शहरों में भी निकलने लगे। इसका दायरा बढ़ने लगा। भारतीय पुलिस ने बड़ी कोशिश की नौजवानों को रोकने के लिए, डंडे का इस्तेमाल किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ नौजवानों को वक्ती तौर पे वहां पे गिरफ्तार भी किया गया और घसीट के उन्हें गाड़ियों में डाला गया। ये मनाजिर हम देखते रहे। नौजवान भी आगे से कई दफा पुलिस वालों को थोड़े बहुत डंडे शंडे या धक्के धुक्के मारते थे। ये मनाजिर भी हम देखते रहे। लेकिन बिलाखिर नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के बाद आज का दिन था, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि आज भारतीय हुकूमत को फैसला करना होगा। उन्होंने फैसला किया और जेनजी जीत गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। अब क्या होगा? होगा ये कि नौजवानों ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि यह शुरुआत है, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। हम एक अगर अजीम भारत बनाना चाहते हैं या डेमोक्रेसी यहां पे होनी चाहिए, आजादी इज़हार राय होनी चाहिए, भारत के अंदर अगर भारतीयों की बात सुनी जानी चाहिए तो बहुत कुछ करना बाकी है और वो नौजवान अब करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों किया कि वजीर को हटा दिया जाए, इसके पीछे कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 यह एहतजाज था और नौजवानों का पुरअमन एहतजाज था। नंबर 2 इसमें सिर्फ मार कुटाई हुई है। पहले कहा इस्तीफा नहीं देंगे। इंडियन मीडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ इस सारे मामले में। इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी की बी टीम के तौर पे काम करता है। हमेशा वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक में रहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जितना गोदी मीडिया को एंजॉय किया उतना किसी ने नहीं किया। मोदी ने आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में अपने लोग भर्ती किए। नरेंद्र मोदी ने जैसे पाकिस्तान में टाउट्स है ना, या पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं कि नरम नरम बात करते हैं, हुकूमत आ जाए तो उसके हक में हो जाते हैं, हुकूमत चली जाए तो फिर चुप कर जाते हैं। हुकूमतों के खिलाफ बात करने से लोग पाकिस्तान में डरते हैं। कुछ सरफरे होते हैं जो हर हुकूमत के खिलाफ बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में भी मीडिया अब कंट्रोल्ड है। खासतौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को कंट्रोल में रखा हुआ है। भारत में ये नरेंद्र मोदी काम कर रहा था, पाकिस्तान में ये काम आसिम मुनीर और उनके जर्नैल कर रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल करना है। तो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो गया। भारत में नौजवानों ने मीडिया की वो बेइज्जती की और वो मीम्स बनाए कि कानों को हाथ लगवा दिए। दूसरा, याद रखिएगा इस एहतजाज में सारे लोग संजीदा नहीं आए थे। उनका मकसद एक था, वो अपने मकसद के हक के लिए, अपने हुसूल के लिए आए थे। लेकिन उनमें बहुत सारे लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, डफ बजा रहे थे। जेनजी है ना, वो अपना टाइम बहुत अच्छा गुजारते हैं। वो अपनी रील्स भी बनाते हैं, अपनी मीम्स भी बनाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाने भी सुनाए और गालियां भी सुनाई। जेनजी है, वो जो भी करते रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पुलिस वाले आते थे, पुलिस वालों के साथ भी मजाक उड़ाते थे। पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, देखो ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो एक लड़की है, वो फौज वहां से जा रही है गुजर के, उनको वो कह रही है कमांडोज को कि क्या आप हमें मारने आए, क्या आप हमें मारने आए? अगर आपने मारना होगा तो जरा पहले बता देना, मैंने आज खाना ठीक तरीके से नहीं खाया हुआ, मेरे से भागा नहीं जाएगा। ये इस किस्म की मीम्स बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर दिया। जेनजी यही है, ये पाकिस्तान में भी है, हर तरफ है। हाँ, वहां बहुत सारे लोग जो है संजीदा भी थे। उन्होंने बहुत संजीदा, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं, बड़ी लॉजिकल और बाशऊर बातें की हैं भारतीय नौजवानों ने। फिर प्रोपेगेंडा किया गया इसके पीछे पाकिस्तान है। नौजवानों ने परवाह ही नहीं की, उड़ा के रख दिया प्रोपेगेंडा। फिर कहा गया जी ये जनाब बहुत गलत लोग हैं। उन्होंने कहा जी जो आपने कहना है कहें, हमने अपना मकसद पूरा करना है। हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, कि हम अपना मकसद पूरा करेंगे। उन्होंने कर दिया। वजीर उन्होंने फड़का दिया। भारत के फनकार भी आए, इंसानी हुकूक के अलमबरदार भी आए, सारे उनके साथ खड़े हुए। ये सोचे बगैर अपोजिशन पार्टियां भी आई हैं, ये सोचे बगैर आए कि लोग क्या कहेंगे, असर क्या होगा, फिल्में नहीं मिलेंगी, हुकूमत दबाव डालेगी, मोदी जीना मुश्किल कर देगा। कोई बात नहीं, वो लोग हक के साथ खड़े हुए। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल नहीं किया। नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए।
तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए।